रात के गहरे अंधेरों में छोटी सी बस्ती के किनारे एक झोंपड़ी खड़ी थी, जिसकी छत टपकती हुई बारिशों से शख्सता लगती थी। झोंपड़ी के इस पार एक चिराग मध्यम सी रोशनी बखेर रहा था, और इस रोशनी के दायरे में एक दबला पुतला बचा बैठा अपने फटे हुए कपड़ों में सर्दी से कांप रहा था। उसका नाम यान था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने जिंदगी के वो जख्म देखे थे जिन्हें बड़े बड़े दिल वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके बाप को मरे हुए आज 3 साल हो चुके थे। गुर्बत, बीमारी और बेबसी ने उसके बाप को खा लिया था। उसकी मां ने भी कुछ ही अरसे बाद दुनिया छोड़ दी। शायद दिल का बोझ या किस्मत का जुल्म, अयान मुकम्मल तौर पर यतीम हो गया। अयान के पास किसी भी किस्म का रिश्तेदार न था, बस ये झोंपड़ी, ये टमटमाती रोशनी और वो चंद बोसीदा चीजें जो उसके माँ बाप की यादों का सहारा थी। रात के सुनाटे में बाहर से बारिश की टिप टिप सुनाई देती थी। अयान ने जरा सा सिर उठाया, आंखों से आंसू पूंछे और पुराना सा कंबल अपने गर्द लपेट कर बैठ गया। उसके पेट में कई दिनों से सही खाना न जाने की भूख थी, मगर भूख से ज्यादा उसे तन्हाई खा रही थी। वो धीरे से बोला, अम्मी, आज फिर नींद नहीं आ रही, आप कहाँ चली गईं? इसकी आवाज में वो दर्द था जो सहारा मांगने वाले दिल की आखिरी पुकार होती है। चिराग की रोशनी लड़खड़ाई, गोया जवाब देने से पहले रख गई हो। अयान ने अपनी मां की इस्तेमाल की हुई नीली दोपटे का टुकड़ा उठाया, उसे चेहरे से लगाया और ससकते हुए लेट गया। उसकी आंखें बंद होती गईं और फिर वो नींद की वादी में खो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अयान जाग चुका था। सर्द हुआ खिड़की के टूटे हुए शीशे से अंदर आ रही थी। उसने जल्दी से अपना कंबल लपेटा और बाहर निकला। बस्ती के लोग उसे देखकर अक्सर अफसोस करते, कुछ उसे त्रिस भरी नजर से देखते, कुछ सिर्फ देखकर गुजर जाते, मगर किसी ने कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। अयान रोज सुबह करीबी चौक में जाता, जहां वो जूते पॉलिश करता या कभी किसी दुकानदार का सामना साफ करता तो कुछ पैसे मिल जाते। चौक तक पहुंचते हुए उसकी नजर एक नान बाई की दुकान पर पड़ी, जिसके बाहर गर्म नान की खुशबू फैल रही थी। अयान ने गहरी सांस ली, इसका पेट मचल उठा। नान बाई ने उसे देखा और बोला, अयान, आज फिर जल्दी आ गया। अयान ने खाली खाली मुस्कुराहट लबों पर लाई। जी चाचा, बस भूख लगी थी। नान बाई ने उसे एक गरम नान थमा दिया। ले बेटा, पहले ये खा ले, फिर काम की फिक्र करना। अयान के चेहरे पर रोशनी फैल गई। नान उसने हाथों में लिया, लेकिन खाने से पहले आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अम्मी देखें, आज मुझे नान मिला है। वो नान को खाते हुए चल पड़ा, छोटे छोटे लकमे लेता, जैसे ये नान उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। चौक में पहुंचकर वो अपना छोटा सा लकड़ी का डब्बा खोलकर बैठ गया, जिसमें उसके जूते पॉलिश करने के औजार थे। सुबह का वक्त था, लोग आ जा रहे थे। एक मोटी आवाज सुनाई दी, आओ वे लड़के, जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर। ये आवाज काशफ की थी, इलाके का बदमाश लड़का, जिसे दुकानदार भी बर्दाश्त करते थे। अयान ने सिर हिलाया। जी भाई, वह जूते पॉलिश कर रहा था कि काशफ ने एक बार फिर उसे आवाज दी, जल्दी करो, क्या मरे जा रहे हो? अयान ने घबराते हुए हाथ तेज किए, मगर जरा सी हरकत से पॉलिश उसकी शलवार पर गिर गई। काशफ ने थोक कर कहा, काम अकल, अच्छा खासा जूता खराब कर दिया। उसने अयान के सर पर जोर से हाथ मारा। अयान की आंखों में आंसू आ गए। भाई, मैं ठीक कर देता हूं। लेकिन काशफ ने उसे धिका देकर नीचे गिरा दिया। चौक में सब देख रहे थे, मगर कोई कुछ न बोला। अयान ने धीरे से जमीन से अपना डब्बा उठाया और दोबारा बैठ गया। उसने खामोशी से काम जारी रखा, जैसे उसने अपनी तकलीफ को अंदर ही कहीं दफन कर दिया हो। सारा दिन काम करके उसे सिर्फ 40 रुपए मिले। वो थका हुआ सा बस्ती की तरफ वापस जा रहा था। सूरज डूब चुका था, हुआ में सर्दी बढ़ रही थी। रास्ते में उसे एक छोटी सी दुकान नजर आई, जहां कपड़े बेचे जा रहे थे। खिड़की में एक गर्म स्वेटर लटका हुआ था। अयान ने उसे लंबी नजर से देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद 40 रुपए और आह भरकर आगे बढ़ गया। झोंपड़ी में दाखिल होते ही उसे वीरानी ने घेर लिया। उसने चिराग जलाया और चटाई पर बैठ गया।
आज वह बहुत थका हुआ था, लेकिन तन्हाई उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। अम्मी, अगर आप होते ना तो मुझसे कहते कि मैं बहादुर हूं, मगर अम्मी, मैं बहादुर नहीं हूं। उसके आंसू टप टप फर्श पर गिरने लगे। वो सोने ही वाला था कि बाहर से कुछ कदमों की आवाज आई। कोई झूमपड़ी के पास आकर रखा था। अयान डर गया। उसने चिराग की रोशनी हल्की की। दरवाजा बजा। खट खट। अयान ने लिरजती आवाज में पूछा, कौन? बेटा, मैं हूं, नानबाई चाचा। अयान ने फौरन दरवाजा खोल दिया। चाचे के हाथ में एक थाली थी जिसमें गरम खाना था। सोचा आज तुम बहुत थके हुए लग रहे थे तो कुछ खाना दे दूं। अयान के चेहरे पर आंसू बह निकले। चाचा, मैं बहुत अकेला हूं। चाचे ने उसके सर पर हाथ फेरा। तुम अकेले नहीं हो बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अयान ने खाना लिया और वहीं बैठकर खाने लगा। उसने बहुत अरसे बाद पेट भरकर खाना खाया था। इस रात वह जरा सी देर के लिए सुख की नींद सो गया। रात गुजर चुकी थी, मगर अयान के दिल पर अब भी वही बोझ था। उसने सुबह की ठंडी हुआ मैं झूमपड़ी का दरवाजा खोला तो हुआ के झोंके के साथ खुशक पत्तों की सरसराहट अंदर आ गई। आसमान पर हल्की सी सरखी फैल रही थी, लेकिन उसके अंदर की तारीकी अभी कम नहीं हुई थी। वो चटाई से उठा, अपना फटा हुआ जूता पहना और बगैर कुछ कहे घर से निकल गया। आज के दिन की उम्मीद वही थी जो रोज होती थी, बस इतनी कि किसी तरह गुजारा हो जाए। अयान चौक पहुंचा तो मामूल के मुताबिक रौनक थी। लोग जल्दी में थे, रक्षे गुजर रहे थे, हुआ में गर्द मिल रही थी। उसने अपना डब्बा पॉलिश करने वाला रखा और आहिस्ता से बैठ गया, मगर आज वो पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। उसी वक्त एक नरम आवाज आई, अयान बेटा, आज बहुत उदास लग रहे हो। ये नन्ही आंटी थी, इलाके की एक उम्र रसीदा खातून जो रोजाना सब्जी लेने आती थी। वो अक्सर अयान के पास रखकर उससे प्यार से बात कर लेती थी। अयान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं आंटी, ठीक हूं, मगर उसकी आवाज में थकन और उदासी दोनों साफ झलक रहे थे। आंटी ने जेब से 10 रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। चाय पी लेना, जिस्म में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। अयान ने शुक्रिया कहा, लेकिन दिल में वही सवाल फिर जागा। लोग मुझे पैसा तो देते हैं, मगर क्या कभी कोई मुझे घर भी देगा, माँ बाप वाला प्यार भी देगा? ये सवाल उसके दिल में अपने आप ही गहरा होता जाता। दिन का अभी आधा हिस्सा भी नहीं गुजरा था कि काशफ फिर चौक पर आधम का। इस बार उसके साथ 2 लड़के और थे और उसकी बदतमीजी हमेशा की तरह तेज। और ये यतीम जोते पलिश कर जल्दी। अयान ने चुपचाप सिर झुकाकर काम शुरू कर दिया। उसने कभी जवाब नहीं दिया था, शायद इसलिए कि जवाब देने का हौसला उसमें था ही नहीं। काशफ ने अपने दोस्तों से मजाक करते हुए कहा, देखो उसे, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसी पर है। लड़के हंसने लगे। अयान के हाथ लिरज गए। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वह सिर झुकाए रहा। काशफ ने उसकी कमजोरी को और बढ़ाने के लिए उसके हाथ से पॉलिश का ब्रश छीनकर दूर फेंक दिया। ले जा, पकड़ अपना सामान, कमजोर। अयान आहिस्ता से उठा, अपने आंसू पूंछे, ब्रश उठाया और खामोशी से वापस आकर बैठ गया। चौक के लोग देख रहे थे, मगर कोई भी आवाज ना उठा सका। अयान ने दिल ही दिल में सोचा, काशिफ भाई के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? एक लम्हे के लिए उसकी मां का चेहरा याद आया। आंसू फिर बहने लगे। शाम होने ही वाली थी कि एक सफेद गाड़ी चौक के पास रखी। गाड़ी से एक मर्द उतरा, साफ सुथरे कपड़े, महजिब चेहरा और नरम आंखें। वो अयान की तरफ बढ़ा। बेटा, तुम यहां काम करते हो? अयान ने सिर हिलाया। जूते पॉलिश करते हो? जी, करो मेरे। अयान ने फौरन डब्बा सीधा किया और नहायत ध्यान से उसके जूते पॉलिश करने लगा। मर्द उसे गौर से देखता रहा। शायद उसके चेहरे का दर्द नुमाया था। जूते पॉलिश करने के बाद उसने पैसे देते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अयान। कहाँ रहते हो? अयान ने झोंपड़ी का रास्ता बताया। मर्द ने सिर हिलाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। इतनी छोटी उम्र में तुम खुद कमाते हो? अयान ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे कोई नहीं है, सब मर गए। मर्द चौंक गया। उसने अयान की आंखों में झांका। वहां इतनी मासूमियत और दुख था
कि दिल नरम पड़ जाए। उसने बटुए से कुछ नोट निकाल कर अयान की तरफ बढ़ाए। ये रख लो। अयान ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। नहीं साहब, इतने पैसे मैं नहीं ले सकता। मैंने सिर्फ जूते पॉलिश किए हैं। मर्द की आंखों में एहतराम सा आ गया। तो फिर उसे मेरी तरफ से तहफा समझ लो। कोई उधार नहीं, कोई खैरात नहीं, बस एक तहफा। अयान ने चंद लम्हे सोचा, फिर धीरे से लिए। मर्द ने उसके सर पर हाथ फेरा, गाड़ी में बैठा और चला गया। अयान उसकी गाड़ी को देखता रहा। ये कौन था? क्यों लगा जैसे वो मुझे जानता हो। अयान रात को झोंपड़ी वापस पहुंचा तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार 2 रोटियां और 1 सालन खरीदा। उसने खाना रखा, चिराग जलाया और एक ठंडी सांस ली। आज की रात पहले से कम भारी थी। खाने के बाद वो बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, अयान बेटा। वो चौंका। नुन्ही आंटी खड़ी थी। आंटी। इस वक्त आंटी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूं। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। एक स्वेटर। वही स्वेटर जो अयान ने सुबह दुकान में शौक से देखा था। अयान उसे देखकर दंग रह गया। ये मेरे लिए? आंटी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, सर्दी बढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ। अयान के हाथ लिरझ गए, आंसू टप टप गिरने लगे। आंटी, आपने मेरे लिए। उन्होंने प्यार से उसके गाल थपथपाया। बेटा, तुम किसी के नहीं हो, लेकिन हम सब तुम्हारे हैं। इस रात अयान ने पहली बार सर्दी की बजाय एक अजीब गर्मी महसूस की। शायद मोहब्बत की, शायद उम्मीद की। सुबह की हल्की रोशनी झोंपड़ी की टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी। हुआ ठंडी थी, मगर अयान के जिस्म पर आज वो नया गर्म जोशी वाला स्वेटर था जो नुन्ही आंटी ने दिया था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, शायद इसलिए कि किसी ने उस पर मोहब्बत की। अयान ने आहिस्ता से कंबल हटाया, थोड़ा सा खींचकर अपने कंधे सीधे किए और बाहर निकला। आज पहली बार लंबे उर्से बाद उसके दिल में एक अजीब सी हल्की सी खुशी थी। नाश्ता जो कसमत में कम ही मिला करता था। चौक की तरफ जाते हुए उसकी नजर नान बाई चाचा की दुकान पर पड़ी। नान बाई ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा स्वेटर पहना है। अयान ने शर्माते हुए बताया, आंटी ने दिया है कल रात। चाचे ने गहरी सांस ली। अल्लाह उस औरत को खुश रखे। तुमने भी किसी की मोहब्बत के काबिल होना था बेटा। नान बाई ने उसे गर्म नान और थोड़ी सी दाल पकड़ा दी। चलो, आज नाश्ता मेरी तरफ से। अयान के चेहरे पर फिर एक नरम सी रोशनी आ गई। आज चौक में मामूल से ज्यादा भीड़ थी। किसी अहम शख्सियत के आने की खबर फैली हुई थी। लोग महंगी गाड़ियों और गार्ड्स की बातें कर रहे थे। अयान खामोशी से एक कोने में बैठकर अपने बर्श साफ कर रहा था। उसी वक्त एक आवाज आई, इकराम साहब आ गए। लोग इस तरफ दौड़ पड़े। एक सियाह रंग की बड़ी गाड़ी आकर रखी। दरवाजा खुला और वही शख्स बाहर आया जिसने कल अयान की मदद की थी। अयान का दिल जोर से धड़का। ये वही हैं, लेकिन ये इतने बड़े आदमी हैं। उनके साथ 2 गार्ड थे, मगर वो सबको हाथ हिलाकर आम लोगों की तरह चल रहे थे। उन्होंने चौक का जायजा लिया और आहिस्ता आहिस्ता सीधे अयान की तरफ बढ़े। अहन, तुम यहां हो? अयान हैरान हो गया। साहब, आप मुझे? इकराम साहब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कल तुमसे कुछ पूछा था, मगर तुमने बहुत कम बताया। अयान के दिल में डर सा बैठ गया। मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? इकराम साहब के चेहरे पर नरमी आ गई। नहीं बेटा, गलत तुमने नहीं, जिंदगी ने की है। यह सुनकर अयान की आंखों में अजीब सी नमी आ गई। इससे पहले कि इकराम साहब कुछ और कहते, काशिफ और उसके साथी आ गए। काशिफ ने इकराम साहब को पहचानने की कोशिश की। शायद अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। साहब, इस यतीम की क्या जरूरत? हम आपके जूते पॉलिश कर देंगे। इकराम साहब ने तेज और सख्त नजरों से उसे देखा। तुम यही समझते हो कि यतीम होना कमजोरी है? काशिफ को पहली बार किसी ने यूं जवाब दिया था। उसने नजरें झुका लें। इकराम साहब ने अयान की तरफ देखा। तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अयान ने हचकचाते हुए सिर हिलाया। इकराम साहब उसे साथ लेकर चौक के सामने वाले होटल में बैठे। गार्ड दूर खड़े हो गए ताकि माहौल नॉर्मल रहे। अयान के सामने चाय रखी गई
मगर उसने हाथ नहीं बढ़ाया, जैसे उसे डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब ख्वाब साबित हो। इकराम साहब ने आहिस्ता से पूछा, तुम कहाँ रहते हो बेटा? अयान ने झोंपड़ी का रास्ता बताया। घर में और कौन है? कोई नहीं, सब मर गए। पढ़ते हो? नहीं, कभी नहीं। खाने पीने का क्या इंतजाम? जो रोज कमाऊं, बस वही। इकराम साहब ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने वो जुमला कहा जिसने अयान की पूरी दुनिया बदल दी। अयान, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अयान की सांस जैसे रख गई। मैं? मदद? मगर क्यों? मैं कौन हूं आपके? इकराम साहब ने झुककर उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैंने अपने बचपन में वो तकलीफें देखी हैं जो तुम देख रहे हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह अंधेरी ना हो। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, लोग कहते हैं कि यतीम का कोई नहीं होता। इकराम साहब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। गलत कहते हैं। यतीम का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह होता है, और अल्लाह किसी न किसी इंसान को उसके लिए भेज देता है। शायद आज वो दिन तुम्हारे लिए आ गया है अयान। इकराम साहब ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। मैं एक फाउंडेशन चलाता हूं, यतीम बच्चों की तालीम, रहाइश और सेहत के लिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां दाखिल करवा सकता हूं। तुम्हें पढ़ाया जाएगा, खाना पीना मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी, और तुम महफूज रहोगे। अयान अपने दोनों हाथों से मेज को थामे बैठा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी पहली बार उसे हाथ पकड़कर उठाना चाहती हो। मैं वहां रह सकता हूं, मुझे कोई डांटेगा तो नहीं? नहीं बेटा, वहां सब तुम जैसे बच्चे हैं। अयान के होनट लर्ज़े। साहब, क्या मैं पढ़ भी सकूंगा? ने दोनों हाथ मना पर रख लिए। आंसू बेकाबू हो चुके थे। मुझे कभी किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। आप सच कह रहे हैं? इकराम साहब ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ, ये सच है, लेकिन फैसला तुमने करना है। अयान ने देर तक कुछ नहीं कहा। वो चुप होकर बैठा रहा। उसके जहन में भूख, गुर्बत, झोंपड़ी, माँ बाप की यादें, काशिफ का जुल्म सब तेजी से घूम रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं कल जवाब दूंगा, आज रात सोचकर। इकराम साहब ने सर हिलाया। जैसे तुम ठीक समझो, मैं कल दोबारा आऊंगा। उन्होंने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है तुम वो फैसला करोगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इस रात अयान झोंपड़ी में बैठा देर तक सोचता रहा। स्वेटर उसे गर्मी दे रहा था, मगर दिल में खौफ, उम्मीद और सवालों की जंग थी। क्या मैं वाकई वहां जा सकता हूं? क्या मैं इस झोंपड़ी को छोड़ दूं, या ये सब ख्वाब है? उसने मां का दुपट्टा हाथ में लिया और धीरे से बोला, अम्मी, अगर आप होते तो क्या कहते? उसे लगा जैसे दूर से किसी की आवाज आ रही है। जाओ बेटा, अपनी जिंदगी बेहतर बना लो। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फैसला कर लिया था। इकराम साहब अगले दिन चौक पहुंचे तो अयान सामने खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में डर के बजाय हिम्मत थी। साहब, मैं तैयार हूं। इकराम साहब ने खुश होकर उसे सीने से लगा लिया। शाबाश बेटा, तुमने दरस्त फैसला किया है। काशिफ ने यह मंजर देखा तो वो जल गया। उसने अयान को रोकते हुए कहा, यह सब झूठ है, यह तुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन पहली बार अयान ने मजबूत आवाज में जवाब दिया, नहीं काशिफ भाई, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगा। काशिफ गुस्से से वापस चला गया। इकराम साहब अयान को गाड़ी में लेकर फाउंडेशन पहुंचे। वहां साफ कमरे, अच्छा खाना, किताबें और इस जैसे कई बच्चे थे। सबने उसका इस्तकबाल किया। अयान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद माह बाद अयान स्कूल जा रहा था। साफ यूनिफॉर्म, बस्ता और चेहरे पर आतिमाद। वही अयान जो कभी झोंपड़ी में तन्हा रोता था, वही लड़का जिसे लोग यतीम कहकर तरस खाते थे। आज वो पढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था। इकराम साहब अक्सर उसे मिलने आते। अयान, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। अयान मुस्कुरा कर कहता, इंशाअल्लाह साहब, आपकी वजह से। अयान ने अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर वो खुद फाउंडेशन का उस्ताद बन गया। हर रोज वो नए यतीम बच्चों को पढ़ाता, उनके सिर पर हाथ रखता, वही बातें कहता जो कभी उससे कही गई थी। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक रास्ता रखा है। उसी फाउंडेशन के दरवाजे पर एक दिन काशिफ आया, टूटा हुआ, माजरत चाहता हुआ। अयान ने उसे गले लगाकर कहा,
हमारे लिए माफी सबसे बड़ी जीत है। काशिफ की आंखें भर आईं। कहानी का आखिरी जुमला। यतीम वो नहीं होता जिसके माँ बाप ना हो, यतीम वो होता है जिसके दिल में उम्मीद ना हो, और जिसके दिल में उम्मीद आ जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।